So next we are starting application of basically SIR इफेक्ट है ना। तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ये इसका सबसे कॉमन यूज है। आपके कोर्स में सबसे ज्यादा सवाल जो SIR इफेक्ट पाएंगे वो इसी में आएंगे कि कोई भी अगर हमें बेंजोइक एसिड का सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म दिया गया है और हमें उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो नॉर्मली ये रूल जो है वो अगेंस्ट द रूटीन रूल्स आता है। जो हमने अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के रूल सीखे हैं, ये उनसे डिविएट कर जाता है। अभी इसका जनरलाइज रूल भी आपको आगे चल के लिखवा दूंगा, जो आपके मेंस या बोर्ड्स के लिए सक्सेसफुली काम करेगा। बट अगर आपको एडवांस लेवल तक की बात समझनी है तो आपको प्रॉपरली SIR इफेक्ट समझना है। बिना SIR इफेक्ट समझे आप एडवांस लेवल का सवाल ठीक से डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बच ही जाएगा। तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, वन बाय वन टैकल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, हमने बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाया। अब अगर रूटीन तरीके से आप सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, प्लस आई कैरेक्टर। प्लस आई कैरेक्टर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट याद हो तो मैंने वहां सिखाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे अगर एक प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर आपने वही रूल यहाँ लगा दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट केवल काम नहीं कर रहा है, यहाँ एक और इफेक्ट काम कर रहा है। कौन सा? SIR इफेक्ट। वो अगर आपके नोटिस में नहीं आया तो एग्जैक्ट उल्टा हो जाना है। तो अब यहाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोस्ट एसिडिक है, और मैंने इसलिए बोला SIR इफेक्ट एकदम रिवर्स कर देता है प्रोसीजर को। ठीक है ना? अब क्यों करता है, मतलब लॉजिक है उसका, ऐसा रैंडमली नहीं है। अब देखो, हमें पहले ये समझना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे जब हम लोगों ने रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट सीखा था तब बताया था ये चीज। इसका हम लोग कॉन्जुगेट बेस लिखेंगे तो CO माइनस ग्रुप आएगा। CO माइनस ग्रुप जितना ज्यादा इस CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस होगा उतना आइडेंटिकल रेजोनेंस क्रिएट होगा, राइट। अब सोचो कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसकी साइड में एक ग्रुप और लग गया आके, लेट से बेंजीन। अब क्या हुआ इससे कि जो O माइनस को रेजोनेंस करना था किससे, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ, वो अब क्या करेगा, बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम के इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर हमारा, मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से सिखाई थी क्रॉस कॉन्जुगेशन टाइम पे, कि अगर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और O माइनस के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ये O माइनस की स्टेबिलिटी को खराब कर रहा है। क्योंकि C डबल बॉन्ड O के पास दो चॉइसेस आ गई, वो O माइनस को भी स्टेबलाइज कर सकता है और बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब जितना ज्यादा C डबल बॉन्ड O ग्रुप बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना खराब कर देगा। इज दैट क्लियर? जितना ज्यादा C डबल बॉन्ड O ग्रुप बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा ये O माइनस की स्टेबिलिटी खराब करेगा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। समझ गया? पहले इतनी बात सबको समझ में आ गई? यानी कि यहाँ रेजोनेंस उल्टा काम कर रहा है, क्योंकि ये रेजोनेंस कैंसर वाला काम कर रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला। ये उसके एक्सटेंडेड रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। अगर COO एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में हो गए तो आइडेंटिकल रेजोनेंस बनेगा, और अगर CO एक दूसरे के साथ रेजोनेंस ना होकर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा तो नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और मैंने आपको सिखाया था कि आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए पहले? अच्छा, अब देखो, अगर कोई एक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आके लग गया, कोई एक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आके लग गया, तो ये कौन सा इफेक्ट अप्लाई करेगा? COH बल्कियर ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। मैंने आपसे समझाया था कि SIR इफेक्ट में ग्रुप बड़ा होना चाहिए। तो COH बड़ा ग्रुप है क्योंकि उसके पास दो ऑक्सीजन है, फिर एक H है, तो बल्कियरनेस है। तो क्या होगा, CH3 के साथ उसमें लगेगा रिपल्शन, तो यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई होगा SIR। अब SIR इफेक्ट से क्या होगा बताओ? तो SIR इफेक्ट से ये जो COH ग्रुप है ये इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ द प्लेन कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको कि इस पर रिपल्शन लगेगा। तो ऑर्थो पोजीशन का CH3 COH ग्रुप में SIR इफेक्ट लगाने की वजह से COH को प्लेन से बाहर कर देगा, और जैसे ही प्लेन से बाहर करेगा तो उसका बेंजीन से रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। ये तो उसके लिए बढ़िया काम हो गया। जैसे ही बेंजीन से रेजोनेंस खत्म हुआ, वैसे ही क्या हुआ, आइडेंटिकल रेजोनेंस काम करने लगा। उसका अपना जो रेजोनेंस पहले गड़बड़ा रहा था, C डबल बॉन्ड बार बार नखरे मार रहा था, उसको उसने लाइन पे लिया कि अच्छा तुम ग्रुप बाहर आ गए, अब हमारे साथ रेजोनेंस करो, तो एकदम आइडेंटिकल रेजोनेंस बनेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अब इस चीज को दिमाग में सेट कर लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी इसका एक इफेक्ट भी समझाऊंगा अभी लास्ट में चल के, उसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं अगर सिंपल टर्म में सीखना है तो। ऑल्दो एप्लीकेशन ऑफ SIR इफेक्ट ही है, अगर हम SIR इफेक्ट जानते हैं तो ऑर्थो इफेक्ट जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम बार बार मिस होंगे तो भी उसका सिंपल रूल सिखाऊंगा जो मेंस लेवल बढ़िया काम करता है, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन तो कोई भी ग्रुप लगा दो, क्योंकि उस ग्रुप का काम क्या है,
ना तो माइनस आई, ना प्लस आई, ना हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ नहीं काम कर रहा, वो एक केवल का काम कर रहा है, प्लेन के बाहर कर रहा है। प्लेन के बाहर कर रहा है तो रेजोनेंस में नहीं आने दे रहा है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ा दे रहा है। समझ में आ रही बात? नहीं तो ये ऐसी वाली हेल्प है जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन बहुत हाई लेवल हेल्प है। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे लगा SIR इफेक्ट, तो ये जो पहला वाला ग्रुप है ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। सेकंड वाले में तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो ठीक है। तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि जो CH3 लगा है वो कहाँ लगा है? पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट काम करेगा? इसका प्लस आई इफेक्ट काम करेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। प्लस आई इफेक्ट काम करेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी और रेजोनेंस होने लगेगा। C डबल बॉन्ड और ग्रुप से इसका रेजोनेंस और बढ़ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट वाला ग्रुप हुआ, फिर सेकंड वाला हुआ और फिर थर्ड वाला हुआ। अब देखो दोनों बातें देखनी पड़ेंगी। ऑर्थो वाले के लिए SIR इफेक्ट देखना है और पैरा वाले के लिए इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, या बेटर टू से हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। तो पहला वाला रूल लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे या कार्बोक्सिलिक एसिड के नियरेस्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब यहीं CH3 जगह NO2 होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगा रहा है वो एकदम बढ़िया से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दे रहा है। वो नॉर्मल बेसिक एसिड से बहुत हायर एसिडिक स्ट्रेंथ कैरी करेगा। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? तो जो हमारा SIR इफेक्ट है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, वो COH ग्रुप को आउट ऑफ द प्लेन करके उसके आइडेंटिकल रेजोनेंस बनाने में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ हायर हो जा रही है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो आपको बताया कि जितना ज्यादा हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी या जितना बड़ा बल्कियर ग्रुप लगाते जाओगे या दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई कर दोगे तो SIR इफेक्ट और डोमिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर दो CH3 ग्रुप लगेंगे तो दो बार दोनों तरफ से SIR इफेक्ट काम करेगा। अभी तो लिखता चल रहा हूँ वो समझते चलो। तो SIR इफेक्ट पहले वाले में ज्यादा लग रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, दूसरे वाले में उससे कम लग रहा है, सेकंड नंबर, बेंजोइक एसिड थर्ड नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करा हमने, देखो और ग्रुप बल्कियर किया तो जितना ज्यादा बल्कियर ग्रुप लेते जाओगे SIR इफेक्ट स्ट्रांगली लगता चला जाएगा। तो अभी देखो C2H5 हो गया, यहाँ ये देखो 2 डिग्री कार्बन कर दिया, CH3 ये, और देखो 3 डिग्री कार्बन कर दिया और बड़ा ग्रुप कर दिया, बिल्कुल ही प्लेन से हटा दिया उसने। तो फिर से SIR इफेक्ट बढ़ता जाएगा और जब SIR इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ती जाएगी, ये ऑर्डर हो जाएगा। इसके अगले वाले इफेक्ट में देखो कि NO2 और CH3 दोनों लगे हुए हैं तो SIR इफेक्ट तो दोनों का लग रहा है, ठीक है, तो टाई हो गया। लेकिन NO2 का माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा और CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट में प्लेन में होने कोई मतलब ही नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस से लगता है। मीजोमेरिक इफेक्ट में प्लेन में होना जरूरी है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होगी। इंडक्टिव इफेक्ट तो केवल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ऑर्बिटल तो प्लेन में चाहिए ही नहीं उसमें। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो NO2 का माइनस आई डोमिनेट करेगा प्लस आई से, तो माइनस आई की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और प्लस आई की वजह से कम हो जाती है। लेकिन बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में CH3 का SIR इफेक्ट लग रहा है तो बेंजोइक एसिड से तो ज्यादा ही एसिडिक होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, तो उसका ऑर्डर ये आ जाएगा। तो NO2 और CH3 दोनों में SIR टाई होने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया और बेंजोइक एसिड से तो SIR लग रहा है तो दोनों ही ज्यादा होंगे। अब देखो ये कितना कंफ्यूजिंग है, अगर SIR इफेक्ट नहीं याद आएगा तो आपको देखो उल्टा लगेगा, एक NO2 एक CH3 है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है एक डोनेटिंग है, तो आप कोशिश करोगे कि बेंजोइक एसिड दोनों बीच में आ जाए और तुम 100% सवाल गलत कर पाओगे। समझ में आया? तो एडवांस लेवल पे ऐसे सवाल सेट किए जाते हैं जो आप गैस वर्किंग करने वाले लोग हैं या जो लॉजिक एब्रप्ट लॉजिक लगाते हैं उनके सवाल गलत कराने की पूरी व्यवस्था होती है यहाँ पे। तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, केवल इतना नहीं देखना है आपको, देखना है SIR इफेक्ट लग रहा है। SIR इफेक्ट से दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो जाएगी। फिर NO2 और CH3 वाले ग्रुप कंपेयर करोगे तो एक में माइनस आई है एक में प्लस आई है, तो माइनस आई वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, SIR इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट को हैम्पर कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट को उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन SIR इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है क्योंकि जैसे ही उसने बेंजीन से रेजोनेंस हटाया तो उसके आइडेंटिकल रेजोनेंस की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली हायर हो जाती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाता है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर SIR में टाई होगा तो फिर बाकी इफेक्ट देखना है और बाकी इफेक्ट में भी इंडक्टिव इफेक्ट प्रेफरेंस में आ जाएगा। ठीक है, चलो। सेम नहीं होगा दोनों मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ N सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। तो क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग करते हैं।
तो आप देखो, अगर हमें एनिलीन के लिए, एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के लिए कंपैरिजन करना है, तो अब आप ध्यान से देखो कि जैसे ही आपने नाइट्रोजन साथ ये दो दो CH3 ग्रुप लगाए, तो ये एक तरीके से बल्कियर ग्रुप हो गया। आपको मैंने SIR इफेक्ट बताया था कि केवल NH2 लिखा होगा तो उसको स्मॉलर ग्रुप मानते हैं, फिर उस पर SIR इफेक्ट काम नहीं करता है। NH2 OH F बताया था, ये सब स्मॉलर ग्रुप होते हैं, इन पे SIR इफेक्ट काम नहीं करता है। लेकिन अब आपने N के साथ दो CH3 लगा दिए तो बल्कियर ग्रुप हो गया, यानी यहाँ SIR इफेक्ट काम करेगा। अब लेकिन SIR इफेक्ट काम करने से फायदा क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में आ रहा था वो अब रेजोनेंस में नहीं आएगा। जब रेजोनेंस में नहीं आएगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हमने एक CH3 ग्रुप लगाया, तो इसका SIR इफेक्ट काम करेगा। जैसे इसका SIR इफेक्ट काम करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आ रहा है। अच्छा, बाकी सब में देखो लोन पेयर रेजोनेंस में आ रहा है कंफर्म। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है इसका केवल प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। बोलो, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप लिखा है इसका केवल प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, और जो दूसरा वाला NH3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है इससे कौन कौन से इफेक्ट काम कर रहे हैं? बोलो, उसका इफेक्ट काम करेगा प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में कम आएगा, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस में ज़्यादा आएगा। तो अगर हमने पैरा पोजीशन पे CH3 लगा रखा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मेटा पोजीशन पे CH3 लगा रखा है तो डोनेट करने की कैपेसिटी कम है, और कोई ग्रुप नहीं लगा रखा है तो डोनेट करने की कैपेसिटी और कम हो गई। और जहाँ SIR इफेक्ट लग रहा है वहाँ तो डोनेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। क्या ऑर्डर बनेगा? बोलो, सबसे पहले ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। बोलो, समझ में आया? समझ गए? जिसमें SIR इफेक्ट लग रहा है उसका नाइट्रोजन लोन पर रेजोनेंस में नहीं आ रहा है, रेजोनेंस में नहीं आ रहा है तो उसकी डोनेशन कैपेसिटी हाईएस्ट हो गई। बाकी तीनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आ रहा है। रेजोनेंस मतलब समझ रहे हो ना कौन सा वाली बात कर रहा हूँ? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा तो उसके डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो गई। लेकिन जिसमें SIR इफेक्ट लग रहा है उसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। जैसे ही नाइट्रोजन आउट ऑफ द प्लेन जाएगा तो उसका रेजोनेंस रिंग से होना कम हो जाएगा, तो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ गई तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। उसके अगले वाले केस में देखो, हमने जैसे ही मिथाइल ग्रुप लगाया मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, तो वहां से SIR इफेक्ट काम ही नहीं करता। SIR इफेक्ट कहाँ काम करता है? ऑर्थो पोजीशन से। तो मेटा और पैरा पोजीशन लगाया तो CH3 का SIR इफेक्ट का कॉन्सेप्ट खत्म। अब क्या बचा? इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। मेटा पोजीशन से केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, पैरा पोजीशन से इंडक्टिव प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। जब इंडक्टिव प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में ज्यादा देगा, तो नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा, इसलिए लास्ट वाले को नंबर 2 लिखा। फिर मेटा वाले की भी थोड़ी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा होगी तो नंबर 3 लिख लिया उसको, और लास्ट वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा। समझ गए? चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? NO2 ग्रुप लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि पहले SIR इफेक्ट देखते हैं, डोनेट विड्रॉइंग बाद की बात हुई। तो यहाँ जैसे ही देखो हमने दो NO2 ग्रुप लगाए, ध्यान से देखना है, ये NO2 SIR इफेक्ट लगा रहा है और दो NO2 लगा दिए तो SIR इफेक्ट और ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पे दोनों का SIR इफेक्ट लगेगा। जब ज्यादा SIR इफेक्ट लगेगा तो नाइट्रोजन लोन पर रेजोनेंस में आने की टेंडेंसी और कम हो गई, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। समझ आया? और इसके अगले वाले केस में देखोगे तो भी वही बात रहेगी। यहाँ पे भी देखो इन दोनों ग्रुप का कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? SIR। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कंपेयर करो तो यू विल नोटिस कि हम ये बात देख ही नहीं रहे हैं कि वो CH3 है कि NO2 है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम खाली इतना देख रहे हैं उसने आउट ऑफ द प्लेन करा, बस काम बन गया। क्यों? क्योंकि लोन पे रेजोनेंस में आना बंद हो गया तो डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ गई। डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ गई मतलब बेसिक स्ट्रेंथ हायर। तो आप नीचे से देखो दोनों के आंसर सेम है। अब सवाल अगर किसी चीज गलत कराना हो तो क्या करना होगा? दोनों सवाल एक ही ऑप्शन लिख दो, मतलब एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन में लिख दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, तो दोनों करेक्ट है। अब जो तुक्का मारेगा उसके लिए क्या होगा? बोलेगा एक NO2 एक CH3, तो एक दोनों उससे अपोजिट होने चाहिए। तो अगर एक सही भी कर लिया तो दूसरा 100% गलत कर देगा। इसीलिए मैं बोला कि ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो ट्रिक के साथ फ्रेम किए जाते हैं, जो इस बात को ध्यान में रखे बनाए जाते हैं कि अगर कोई गैस वर्क करे तो उसका सवाल श्योर शॉर्ट गलत होना चाहिए। समझ गए? सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल राइट अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स। तो सिर्फ एक क्वेश्चन से इस चीज को समझते हैं। हमने एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ, आप ड्रॉ करो उसको। उसमें पूछा गया कंपेयर CN बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। और ध्यान से देखो, मैं या इसी में बॉन्ड लेंथ जगह बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते थे, इसीलिए बॉन्ड पैरामीटर लिखा है।
चाहे बॉन्ड लेंथ कंपेयर कराएं चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कराएं, वो दोनों बातें एक ही तरीके से कोरिलेट होती हैं। आप जानते हो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने क्या करा, कार्बन को मार्क कर दिया, दिस इज 1, 3 एंड 5। इसमें कुछ बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, IUPAC नंबरिंग नहीं है। मैंने रैंडम नंबर्स लिखे हैं क्योंकि हमें कार्बन और नाइट्रोजन कंपेयर करना है। यानी कि हमें बेसिकली कंपेयर करना है कार्बन 1 और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन 2 और नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन 3 और नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। दिस इज वी हैव टू कंपेयर। तो हम उसको मार्क कर पाए इसलिए 1 2 3 मार्क कर दिया गया। एग्जाम में इसको ABC भी लिख के दिया जा सकता है या कोई भी रैंडम नंबर लिख के दिया जा सकता है जिससे सवाल सॉल्व हो जाए। मतलब आपको सिर्फ आइडिया लगाना आना चाहिए। अगर किसी को 1 2 3 से कंफ्यूजन आ रहा है कि नहीं सर ये तो आप IUPAC नंबरिंग नहीं लग रही है हमें, कोई बात नहीं, आप नंबर हटा के उसको ABC लिख लो तो भी चलेगा काम। तो ये कार्बन A हो गया, ये कार्बन B हो गया, ये कार्बन C हो गया। तो इस सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ABC लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कार्बन A और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड, कार्बन B और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड और कार्बन C और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है हमको। ठीक है, इतना समझ में आया? बोलो जल्दी फटाफट। अब देखो कंपैरिजन करने के लिए हमने जैसे नाइट्रोबेंजीन का केस लिया, तो आप आसानी से बता सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ रेजोनेंस में आएगा तो कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और कार्बन नाइट्रोजन में अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो आई है वो बल्कियर ग्रुप है। बल्कियर ग्रुप होने की वजह से जो उसके दोनों ऑर्थो पे NO2 ग्रुप लगे हुए हैं उन पे क्या लगेगा, SIR इफेक्ट। और अगर SIR इफेक्ट लगेगा तो उसका मतलब वो दोनों आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, और जैसे आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे तो दोनों का रेजोनेंस बेंजीन के साथ कम हो जाएगा। और अगर रेजोनेंस कम हो जाएगा तो कार्बन A और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा हो जाएगा। और कार्बन C और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि आइडेंटिकल SIR लग रहा है। और जो B वाली पोजीशन पे NO2 है उस पर SIR इफेक्ट लग नहीं रहा, उस पर तो प्रॉपर रेजोनेंस काम करेगा, तो वहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हम आसानी से बता सकते हैं कि कार्बन B और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। उसके बाद कार्बन A और कार्बन C की जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड लेंथ है वो बराबर होगी। कैसे पता चला? कार्बन B और N के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कार्बन A और कार्बन C के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा। कम क्यों हुआ? क्योंकि आयोडीन के बड़े साइज की वजह से B और C कार्बन से जुड़ा हुआ NO2 ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, और जब आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो उसका जो मैंने रेजोनेंस दिखाया वो वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो वहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ए और सी दोनों आइडेंटिकल लोकेशंस हैं तो उनमें बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेवियर आएगा, इसलिए मैंने दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर लिख दी गई है। समझ गए? तो कार्बन बी और नाइट्रोजन के बीच में मोर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा होगा, है ना। चलो अब इसी का देखो एक और इफेक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं SIP इफेक्ट। बहुत सारे लोग इसको SIR इफेक्ट से क्लब कर देते हैं, दैट इज अ मेजर फॉल्ट। उससे बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, गलती से भी वैसा नहीं करना है। आप अलग से लिखो प्रॉपर इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड SIP इफेक्ट। दिस इज रिफर्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। दिस इज SIP इफेक्ट। बैंकिंग से रिलेट नहीं करना है, तुम SIP वहां वाला समझ लो। बार बार समझा रहा हूँ, टेक्निकल टर्म है SIP इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। जैसे पहला इफेक्ट बताया था SIR इफेक्ट, वैसे दूसरा इफेक्ट है अभी SIP इफेक्ट। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो देखो SIR इफेक्ट में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन लगने से ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन जा रहा था और रेजोनेंस नहीं कर पा रहा था। SIP इफेक्ट डिफरेंट है, यहाँ पे लिखा है इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब जिस ग्रुप के पास प्रोटॉन आ रहा है उसके पास जो ऑर्थो पे लगा हुआ ग्रुप है वो प्रोटॉन पहुंचने ही नहीं दे रहा, मतलब कवर कर लिया उसने। तो वैसे ही लिखना है इसको, सिंपल टर्म है। सो व्हेन अ ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, when a group present at ortho position covers completely the ortho group, the other group, when a group present at ortho position covers completely the other group, covers completely the other group,
so that it becomes difficult for a proton when a group present at ortho position covers completely the other group, so that it becomes difficult for a proton to approach it. It is known as SIP effect. It is known as SIP effect. तो ये बेसिकली सब्सटीट्यूटेड एनिलीन पे काम करता है, अगर बहुत सिंपल टर्म में समझाऊं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये एक H प्लस इसके पास जा रहा है और हम इस एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब तो यही है कि अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे पाए। अब बातें दोनों हैं, नाइट्रोजन तो अपना लोन पेयर देना चाह रहा है, बट जिस H प्लस को लोन पेयर लेना वही नहीं पहुंच पा रहा, तो समस्या तो अभी भी वही है, बेसिक स्ट्रेंथ तो अभी भी नहीं मानेंगे भाई। अभी तक बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर कर रहे थे कि जो ग्रुप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कितनी आसानी से डोनेट कर पाएगा, तो एक बात हुई, वो तो डोनेट करना चाह रहा है, बट बीच में ऐसे ग्रुप लगा दिए गए जो वहां तक प्रोटॉन को पहुंचना ही नहीं दे रहे, तो काम तो अभी भी नहीं बन रहा। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही NH2 के बगल में CH3 ग्रुप लगाया, तो अब देखो SIR वाली कंडीशन तो बन नहीं रही क्योंकि NH2 छोटा ग्रुप है, लेकिन यहाँ काम उल्टा हो गया। यहाँ क्या हुआ कि CH3 ने NH2 को ऐसे क्या करा, कवर कर दिया अम्ब्रेला की तरह से। अब H प्लस जिस तरफ से आ रहा है वो CH3 को उसको आने नहीं दे रहा, रोक दिया, उसे रास्ता बंद कर दिया उसका। अब क्या करना पड़ेगा, इस H प्लस को पूरा इधर से घूम के आना पड़ेगा इसे, तो इसके लिए H प्लस लेना डिफिकल्ट काम हो गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यानी हिंड्रेंस की वजह से या हिंड्रेंस की वजह से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में इनहिबिशन आने लग गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं SIP इफेक्ट। अब जितना बल्कियर ग्रुप लगाते जाओगे SIP इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन कवर कर लोगे तो SIP इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा। अभी दोनों तरफ CH3 लगा देंगे तो SIP इफेक्ट और सिग्निफिकेंटली काम करेगा। समझ आ गई बात? SIP इफेक्ट क्लियर हुआ? तो प्रोटॉन जिस साइड से अप्रोच कर रहा है, अगर उसने जिस ग्रुप को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उसको कवर कर लिया, तो प्रोटॉन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी प्रोटोनेशन में इनहिबिशन आने लग गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। तो SIP इफेक्ट से हम लोग नॉर्मली बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन कंपेयर करते हैं। उसी का क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले वाले केस में देखो, अच्छा SIP इफेक्ट में आपको समझा दिया, जितना बल्कियर ग्रुप होगा बेसिक उतना ज्यादा SIP इफेक्ट स्ट्रांगली काम करेगा क्योंकि वो ज्यादा कवर करेगा। दोनों ऑर्थो पे कवर करा दोगे तो और स्ट्रांगली काम करेगा। तो अब देखो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और ध्यान रखना यहाँ पे SIR नहीं बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में यही SIR था। क्यों? क्योंकि बल्कियर ग्रुप था तो रिपल्शन लग रहा था, यहाँ NH2 छोटा ग्रुप है तो रिपल्शन नहीं लग रहा। यहाँ कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट काम करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दोनों तरफ CH3 लगेगा तो और कम हो जाएगी। दोनों तरफ से SIP इफेक्ट लग रहा है, ध्यान से देखना, ये SIR नहीं है, दिस इज नाउ SIP इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो SIP इफेक्ट। अच्छा, इसके बाद देखो जब ये पैरा पे चला गया, अब SIP का काम खत्म। अब यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो नाइट्रोजन की डोनेट करने की कैपेसिटी हाईएस्ट हो जाएगी। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। जिसमें ज्यादा SIP लग रहा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो गई, क्योंकि NH2 को दोनों तरफ से CH3 ने कवर कर लिया। अब दोनों तरफ से कवर कर लिया मतलब H+ अब कहीं से भी नहीं पहुंच पाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी। समझ आया? अगले वाले सवाल में भी देखो, आपको समझ में आ रहा है कि एक CH3 है, एक CH2 CH3 है, फिर एक CH3 CH होल थ्राइस है, तो ग्रुप की बल्कियरनेस बढ़ाते जा रहे हैं, बल्कियरनेस बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कवर करने की कैपेसिटी और ज्यादा हो गई, तो बेसिक स्ट्रेंथ और सिग्निफिकेंटली कम कर जाएगी। तो सब में SIP इफेक्ट लग रहा है, तो अब सब में SIP इफेक्ट लग रहा है, तो SIP इफेक्ट में कैसे कंपेयर करते हैं? जितना बल्कियर ग्रुप होता है उतना SIP इफेक्ट स्ट्रांगली काम करता है, तो ऑटोमेटिकली बेसिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा कवर करते चले जाओगे उतना लोन पेयर को अप्रोच करना मुश्किल काम होता जाएगा, तो ये आपकी ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, तीसरे पार्ट में देखेंगे तो उसमें भी सेम लॉजिक है, दोनों तरफ CH3 लगाएंगे तो मोर SIP इफेक्ट लगेगा, एक तरफ CH3 लगाएंगे तो कम SIP इफेक्ट लगेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही वाला काम कर जाएगा, बस यहाँ पे भी एक SIP इफेक्ट लग रहा है, या दोनों की वजह से SIP इफेक्ट लगेगा। तो ध्यान रखना है SIP और SIR में डिफरेंशिएट करते बनना चाहिए। अगर ग्रुप कवर कर रहा है और प्रोटॉन को नहीं पहुंचने दे रहा है तो SIP इफेक्ट है, ग्रुप बड़ा है, बल्कियर है, दोनों एक दूसरे से लड़ सकते हैं, तो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, फ्रिक्शन की वजह आउट ऑफ द प्लेन गया तो रेजोनेंस कम हो जाएगा, तो उसको SIR इफेक्ट बोलते हैं। समझ गए बात को?
तो देखो अगर हम लोग SIP और SIR इफेक्ट को सिंपल टर्म में लिखें तो उसको हम लोग ऑर्थो इफेक्ट से लिख लेते हैं। तो उसको हम लोग बेंजोइक एसिड और या सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड एंडीन दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा ऑर्थो इफेक्ट। सो इफ अ बल्कियर ग्रुप इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड देन इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द ग्रुप, मतलब वो प्लस आई अप्लाई करेगा, माइनस आई अप्लाई करेगा, प्लस एम अप्लाई करेगा, माइनस एम अप्लाई करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इंक्रीजेस, या इसको सिंपल टर्म में SIR इफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इस चीज को वहीं से डिसाइड किया हुआ है। एक्चुअल रूल SIR इफेक्ट ही है, देखिए ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअल रूल SIR इफेक्ट का ही एक सबसेट समझ लो एक तरीके से। SIR इफेक्ट तो ब्रॉड इफेक्ट था। बेंजोइक एसिड पे अगर सीधे सीधे SIR इफेक्ट लगाते हैं तो उसको ऑर्थो इफेक्ट बोल देते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट से देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बिना ये देखे कि ग्रुप का नेचर क्या है। समझ गए क्वेश्चन? यही काम अगर एनिलीन पे अप्लाई करेंगे तो उसी को हम लोग SIP इफेक्ट बोल सकते हैं। सो इफ अ बल्कियर ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ एनिलीन देन इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डिक्रीजेस, या इसको सिंपल टर्म में लिखेंगे तो ये SIP इफेक्ट हो गया। समझ आया? तो एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगाएंगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोटॉन को वहां तक नहीं पहुंचने देगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एक केस में वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा अपनी बल्कियरनेस की वजह से, SIR इफेक्ट, तो प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ गई, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। और बेसिक स्ट्रेंथ के केस में नाइट्रोजन को लोन पे डोनेट करना है, वहां तक वो प्रोटॉन को पहुंचने ही नहीं दे रहा है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करा दे रहा है। क्लियर? तो हमने नेक्स्ट टर्म लिखा है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी को डीलोकेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन SC बोलते हैं बेसिकली। लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, इसका इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा नहीं होता। बिहेवियर वैसे ही है, वैसे ही लिखेंगे, बट जो हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन थे वहाँ गलती से भी इसको अप्लाई नहीं करना। इसका सिर्फ एक यूज होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं इसलिए कि इससे बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम काउंट करते हैं। ऑल्दो वो काम अगर आप माइनस आई इफेक्ट से भी समझते तो भी समझ जाते। तो अगर आपसे कोई ये पूछे नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे ज्यादा कम हो रही है जितनी हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर आपको ये टर्म यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी यूटिलिटी हमारे कोर्स में बहुत कम है। लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ टेक्निक से। वैसे ही देखो जैसे आपको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाया था, यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में देखो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो कार्बन ने अगर क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन ने अपनी तरफ पुल कर ली। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कार्बन की तरफ मूव कर जाती थी, अभी उल्टा हो रहा है। इसीलिए इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोरीन ने अपनी तरफ पुल करी। तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करके क्लोरीन की तरफ माइनस कार्बन प्लस आने लगेगा। तो क्या होगा कि जो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मूव करके कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाती है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे नो बॉन्ड रेजोनेंस का केस बनाते थे हम लोग। तो अगर आप इसका एक बार स्ट्रक्चर लिखोगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मूव कर गई है, और यहाँ पे Cl माइनस बन जाएगा। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में देखो कोई बॉन्ड नहीं बचा, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल रहा है इसको। और कार्बन के अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। यू कैन सी इट इज अ नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब जैसा एक Cl के साथ हुआ है ऐसे ही बाकी दोनों Cl के साथ भी हो सकता है। तो उससे आप नंबर ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सोच सकते हैं। और उसके बाद जो अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वो इसके साथ देखो अंदर रेजोनेंस में चला जाएगा, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी अंदर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो जो हमने एक Cl के साथ करा वही अगले 3 Cl के साथ भी कर सकते हैं। तो 3 तरह के रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे। क्लियर? समझ में आया? इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। अब इस इफेक्ट को अप्लाई करने वाले जो ग्रुप्स हैं अगर उनमें कंपेयर करना है कि किसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, जैसे वो कभी कभी माइनस एच इफेक्ट भी लिख देते हैं अगर सिंपल टर्म में लिखना है तो। आगे का रेजोनेंस में नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप लिख लोगे ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन चला जाएगा, फिर एक और बार लिखेंगे और बाद में फिर से Cl वाला बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ऐसे ध्यान से देखो तो CCl3 का बेंजीन के साथ कोई रेजोनेंस नहीं बन सकता था, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ मूव करने की वजह से डीलोकलाइजेशन आ गया। अदरवाइज CCl3 का केवल माइनस आई इफेक्ट दिखना था, बट ये साथ में कौन सा इफेक्ट अप्लाई कर रहा है? माइनस एच इफेक्ट। तो इसके बाद यहाँ पे लिख लो अदर ग्रुप्स which can show reverse hyperconjugation are तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स लगे होंगे उन्हीं के साथ ये चीज़ पॉसिबल है।
लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करने की है कि क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, लेकिन फ्लोरीन की रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन करने की टेंडेंसी कम होती है। रीज़न, क्योंकि F माइनस कम स्टेबल होता है छोटे साइज की वजह से, और Cl माइनस का साइज बड़ा होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाता है। इसलिए अगर हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के बाकी ग्रुप्स लिखेंगे तो उसमें देखो सबसे पहले तो CCl3 के लिए तो मैंने लिखा सबसे ज़्यादा माइनस रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई करेगा। इसके बाद अगर इसमें एक Cl हटा के F लिख दें तो 2 Cl की वजह से स्ट्रांगली रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। इसके बाद अगर हमने एक और Cl हटा के F लिख दिया तो ClF2 इसका हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा, और सबसे वीक हाइपर कॉन्जुगेशन CF3 के लिए काम करेगा। लॉजिक उसका, क्योंकि F माइनस की स्टेबिलिटी Cl माइनस के रिस्पेक्ट में कम होती है। ये भी पॉइंट आगे लिख लो। ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, बट Cl माइनस more stable than, या वैसे लिख लो, but CCl3 has more reverse hyperconjugation than, but CCl3 have more reverse hyperconjugation than CF3, more reverse hyperconjugation than CF3। समझ गए ना ये बात? क्योंकि Cl माइनस F माइनस से ज़्यादा स्टेबल होता है। उसका अगर लॉजिक लिखना है एज Cl माइनस मोर स्टेबल देन F माइनस, क्योंकि ऊपर देखो अगर आप तो नो बॉन्ड रेजोनेंस ऐसा दिख रहा है, Cl माइनस मोर स्टेबल देन F माइनस, और उसका भी रीजन लिखना है तो साइज लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर कॉन्सिक्वेंस देखें तो क्या हुआ, बेंजीन के अंदर सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। यही इसका एक मेन इंपैक्ट है, जो आगे जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन स्पेशली, वहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ इस ग्रुप की वजह से स्ट्रांगली रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसकी रिएक्टिविटी सिग्निफिकेंटली कम होगी, और रिएक्ट करने की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, मेटा। क्यों मेटा होगा? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहाँ अप्रोच करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो रिलेटिवली मेटा पोजीशन पे ज्यादा दिखेगी। समझ गए? तो जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे वहाँ इसका ज्यादा मेजर एप्लीकेशन आएगा। बाकी इस चैप्टर में इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है टर्म उसी से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है।